Hello and good morning students. Welcome to our online session. So students, this is the third part of the chapter 17, that is the money and the financial system. So students, let's recall the first what we read in the last part, that is second part. We read about the evolution of money with the help of the chart. We also read the definition of money by the scholars, and most importantly, we read the various functions of money, that money does important functions in human life. So students, today we will move further with the third part of this chapter, that is financial system and institution. So let's begin. So students, let's begin the third topic with the third part, that is financing system and institution. So इस टॉपिक में हम देखेंगे कि फाइनेंसिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और कौन-कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं. So let's begin. People in their daily lives need money to fulfill their daily requirements. ठीक है, इट मीन्स कि लोगों को अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए मनी की नीड होती है. अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स हमारी बहुत सारी होती है, तो उन सब के फुलफिलमेंट के लिए मनी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, मनी की हमें नीड होती है. सिमिलरली मनी इज रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, बिजनेस एंड एग्रीकल्चर. और इसी तरीके से एक बिजनेस करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, इन सबसे रिलेटेड वर्क को करने के लिए, इन सारे वर्क्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए मनी की जरूरत होती है. मनी के वजह से हम ये सारे काम जो है कर पाते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज चलाना हो, बिजनेस करना हो, एग्रीकल्चर करना हो, फार्मिंग, किसी भी तरह का काम करना हो, तो इन सारे काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, चलाने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है. टू फुलफिल दीज रिक्वायरमेंट्स, people, businessmen and farmers, everyone has to take loan. In the same way, when we have income more than our need, we need financing institutions to save that money safely and to earn interest from that. तो अपनी इन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पीपल, बिजनेसमैन, फार्मर्स, सभी को लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है, लोन लेना पड़ता है. जिस तरीके से, इसी तरीके से जब हमारे पास अगर हमारे पास इनकम जो है वो हमारी जरूरत से ज्यादा हो गई, तो हम इन अपनी इस इनकम को इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सेव कर सकते हैं, ताकि वो हमारा पैसा जो है वो सेफ रहता है और हम उससे कुछ इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास जैसे हमारी इनकम है, इनकम में हमारी नीड भी पूरी हो गई, ठीक है, हमारी जरूरत पूरी हो गई, इसके बाद कुछ पैसा बच जाता है, तो हम उसको फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस में सेविंग के रूप में डिपॉजिट कर देते हैं, और वो हमारा मनी जो है वहां पर सेव रहता है और उससे हमें कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है. और इसी तरीके से अगर हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम इन्हीं इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं. ठीक है, और वो जो बैंक्स वगैरह होते हैं वो हमसे कुछ इंटरेस्ट लेते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है. Thus the financing institutions keep our surplus income or saving as deposit and lend it. ओके, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हमारी सरप्लस इनकम और सेविंग को रखते हैं, डिपॉजिट करते हैं और जरूरत पड़ने पर उधार भी देते हैं. ठीक है, एंड इट इज नोन एज फाइनेंशिंग सिस्टम, और इसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग सिस्टम. इट मींस कि जैसे सपोज करो अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो. तो अगर हम लोन लेते हैं तो जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं तो वो हमसे इंटरेस्ट लेते हैं. ठीक है, क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं. लेकिन अगर हमारे पास सरप्लस इनकम है, अगर हमारे पास कुछ पैसा बच जाता है, अगर हम उनको फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस में जमा कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, तो वो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हमें इंटरेस्ट देता है. तो इस तरीके के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग सिस्टम बोलते हैं. Thus, the process of keeping balance between demand and supply of wealth or capital in the economy is called financing system. तो इसी तरीके से जो प्रोसेस होती है, ठीक है, जो प्रोसेस होती है डिमांड और सप्लाई, वेल्थ और कैपिटल की डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस रखना, एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में डिमांड एंड सप्लाई के बीच में बैलेंस रखने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, इट मींस कि इसमें क्या रहता है, जैसे जरूरत पड़ने पर हम लोन ले भी सकते हैं. ठीक है, तो हमें कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. ठीक है, और अगर अगर हम चाहें तो अपने मनी को जो हमारे पास सरप्लस होता है उसे हम डिपॉजिट भी कर सकते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशंस हमें कुछ इंटरेस्ट भी देते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है. इन अ फाइनेंसिंग सिस्टम, the institutions
और पीपल एक्सचेंजिंग मनी आर कॉल्ड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। फाइनेंसिंग सिस्टम में जो इंस्टीट्यूशंस और जो लोग एक्सचेंजिंग मनी ऑफ एक्सचेंजिंग का काम करते हैं उन्हें हम फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। These institutions provide interest to attract the depositors and charge interest from the people who take loans। तो ये जो institutions होते हैं ये डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा जो है वो हमारे यहाँ डिपॉजिट कर सके, इन इंस्टीट्यूशंस में मींस डिपॉजिट कर सके। और ऐसे जो लोग जो लोन लेते हैं उनके ऊपर कुछ इंटरेस्ट चार्ज भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग मनी इज प्रिवेलिंग सिंस एंशियंट टाइम। और ये एक्सचेंजिंग ऑफ मनी का जो सिस्टम है ये पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है। The various institutions running in the country can be divided into two parts। जो काफी सारे जो institutions हैं देश में जो चल रहे हैं, रनिंग में है, ये इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। The first financing institution of public sector and the second institution of the private sector। तो ऐसे फर्स्ट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो पब्लिक सेक्टर के होते हैं, मींस गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं जिन पर गवर्नमेंट की ओनरशिप रहती है। और सेकंड इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं जिसपे प्राइवेट ओनरशिप होती है। तो दो तरह के फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो देखे जाते हैं, हमारे देश में चलाए जाते हैं। एक होते हैं पब्लिक सेक्टर के और दूसरे होते हैं प्राइवेट सेक्टर के। ओके, द ओनरशिप ऑफ द फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक सेक्टर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो पब्लिक सेक्टर के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के हैंड्स में रहती है, मीन सरकार के हाथों में रहती है। दीज इंस्टीट्यूशंस आर रन इन अकॉर्डेंस विद द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन। और ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये एक कॉमन मैन के बेनिफिट्स के साथ शुरू की जाते हैं, चलाए जाते हैं, एक आम आदमी के फायदे के लिए चलाए जाते हैं। इन 1969 14 major commercial banks in India were brought under public sector by nationalization। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 1969 में 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स को, जो इंडिया में मेजर कमर्शियल बैंक्स थे, उनको पब्लिक सेक्टर के दायरे में लाया गया नेशनलाइजेशन करके। ठीक है, इन बैंकों को पब्लिक सेक्टर का बैंक डिक्लेयर कर दिया गया, इन बैंक्स को नेशनलाइज कर देगा 1969 में। दैट वाज 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स को। Today, along with commercial banks, insurance companies and several non-banking institutions are working under public sector। और आज कमर्शियल बैंक्स के साथ इंश्योरेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो पब्लिक सेक्टर के अंदर में काम कर रहे हैं। ओके, द इंस्टीट्यूशंस which are owned by प्राइवेट पीपल और इंस्टीट्यूशंस आर kept अंडर प्राइवेट सेक्टर। और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो किसी प्राइवेट पीपल या किसी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा चलाए जाते हैं उन्हें हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जमींदारी, चिट फंड एक्सेट्रा। तो जमींदारी सिस्टम हो गया, चिट फंड कंपनीज हो गई, ये प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आती है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट पीपल या किसी इंस्टीट्यूशन के अंडर में आते हैं उसे हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं, जैसे जमींदारी एंड चिट फंड एक्सेट्रा। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सिस्टम ऑफ जमींदारी हैज बीन एबॉलिश्ड थ्रू लॉज। तो इंडिपेंडेंस के बाद जमींदारी सिस्टम जो था वो कानून के द्वारा हटा दिया गया था। एट प्रेजेंट सेवरल कमर्शियल बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर फंक्शनिंग अंडर प्राइवेट सेक्टर। और आज वर्तमान में काफी सारी कमर्शियल बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर में फंक्शन कर रही है, काम कर रही है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द 17.4 टॉपिक, दैट इज मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं। सो लेट्स बिगिन। Major financial institutions of public and private sectors functioning in India are of following types। तो कुछ important financial institutions हैं, चाहे वो public sector के हों चाहे वो private sectors के हों, वो इंडिया में function कर रहे हैं और वो following types के हैं। तो first है हमारा banks। Now the first financial institution is bank। तो बैंक जो है सबसे important financial institutions होते हैं। So let's begin। Under the financial institutions, बैंक्स हैव स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द मॉडर्न एज। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंडर बैंक्स जो है इस मॉडर्न एज में सबसे स्पेशल इंपॉर्टेंस को फॉलो करते हैं, सबसे स्पेशल इंपॉर्टेंस होती है बैंक्स की। जनरली बैंक्स आर नोन एज द इंस्टीट्यूशंस व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, मनी ऑफ पीपल एंड लैंड मनी टू द नीडी पीपल। तो जनरली बैंक्स एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोगों की
मनी को डिपॉजिट करते हैं और जरूरत पड़ने पर उन लोगों को मनी उधार भी देते हैं। मीन्स जो जरूरती पर्सन होता है, जिसको पैसे की जरूरत होती है, तो उसे उधार देने का भी काम करते हैं। टुडे ऑल द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन थ्रू बैंक्स। और आज कई सारी मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो बैंक्स के थ्रू ही डन की जाती हैं। हमें एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना है तो भी बैंक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें डिपॉजिट करना है तो भी बैंक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें लोन लेता है तो भी हम बैंक से लेते हैं, तो बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। अलॉन्ग विद द एक्सचेंज ऑफ मनी, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रेडिट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ बैंक। एक्सचेंज ऑफ मनी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रेडिट जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैंक का। So, in simple words, it can be said that bank is an institution doing business of credit and money. तो सिंपल वर्ड्स में ऐसा कहा जा सकता है कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो क्रेडिट और मनी के बिजनेस का काम करता है, सच एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा आर फंक्शनिंग अंडर पब्लिक सेक्टर्स इन इंडिया। तो ये जो सारे बैंक्स के नेम है, जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, अलाहाबाद बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे जो है पब्लिक सेक्टर्स के बैंक है इंडिया में। मींस ये सारे बैंक्स गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर, मींस पब्लिक सेक्टर के अंडर में ही फंक्शन कर रहे हैं। सेवरल बैंक्स वर एस्टैब्लिश्ड अंडर प्राइवेट सेक्टर आफ्टर द ईयर 1991। तो कुछ इंपॉर्टेंट और भी बैंक्स हैं जो 1991 के बाद इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के अंडर में एस्टैब्लिश किए गए थे। तो प्राइवेट सेक्टर्स के जो बैंक्स थे वो 1991 के बाद एस्टैब्लिश किए गए थे। फॉर एग्जांपल्स आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडस बैंक एक्सेट्रा। तो दीज आर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इंडस बैंक हो गया, ये सारे बैंक्स हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, आर द बैंक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। एट प्रेजेंट द स्कोप ऑफ प्राइवेट बैंक्स हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली। और अगर देखा जाए तो वर्तमान में, प्रेजेंट में जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं ये बहुत तेजी से, बहुत अधिक इंक्रीज हो गए हैं। सो नेक्स्ट मीन सेकेंड नंबर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज इंश्योरेंस कंपनीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस इज सिस्टम टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट द consequences ऑफ रिस्क। सो इंश्योरेंस रिस्क के consequences से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का एक सिस्टम है। तो इंश्योरेंस क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जो हमें रिस्क के consequences से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि फ्यूचर में क्या रिस्क होगी, तो उसके लिए पहले से हमें एक सुरक्षा कवच प्रोवाइड करता है। कमोडिटीज, सर्विस एंड बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल्सो इंश्योर्ड अलॉन्ग विद द ह्यूमन लाइफ्स। वस्तुओं का, सर्विसेज का, बिजनेस एक्टिविटीज का भी इंश्योरेंस किया जाता है ह्यूमन लाइफ्स के साथ। ठीक है। Insurance companies invest the obtained amount of money in different productive works which leads to the economic growth. जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो मनी आती है उनके पास, जो भी इन्वेस्टेड मनी होती है, जो भी ऑब्टेन अमाउंट होता है मनी का, वो डिफरेंट प्रोडक्टिव वर्क्स में इन्वेस्ट करती हैं, और जिससे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होता है, जिससे देश का आर्थिक विकास होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है देश की। The sector of insurance has opened for the private sector since 1991। और जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो 1991 से प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी ओपन हो गया है। Now the third type of financing institution is साहूकार्स, that is indigenous banks। ये बहुत फेमस रहते हैं विलेजेस में। Let's read। साहूकार्स और महाजन, one who provides loans to his customers from time to time। साहूकार और महाजन ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने कस्टमर्स को टाइम टू टाइम लोन प्रोवाइड करते हैं। साहूकार आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट इज फार्मर साहूकार एंड द सेकंड इज कमर्शियल साहूकार। फार्मर साहूकार दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है फार्मर साहूकार और सेकंड होता है कमर्शियल साहूकार। फार्मर साहूकार आर दोस पर्सन हु मेनली डू फार्मिंग बट बीइंग रिच दे डू द जॉब ऑफ लैंडिंग मनी एज अ सेकेंडरी बिजनेस। फार्मर साहूकार ऐसे पर्सन होते हैं जिनका मेन काम फार्मिंग होता है, लेकिन रिच होने की वजह से ये पैसे उधार देने का भी काम करते हैं एज अ सेकेंडरी बिजनेस, एक सेकेंडरी बिजनेस की तरह। तो फार्मर साहूकार ऐसे पर्सन होते हैं जिनका मेन काम क्या होता है, फार्मिंग करना, लेकिन ये बहुत रिच होते हैं, इसलिए सेकेंडरी बिजनेस के फॉर्म में ये लोग पैसे उधार देने का भी काम करते हैं। दो साहूकार आर कमर्शियल
called commercial sahukas whose chief business is only lending money. और ऐसे साहूकार कमर्शियल साहूकार होते हैं जिनका मेन ऑक्यूपेशन मेन बिजनेस पैसे उधार देना ही होता है. ऐसे साहूकार कमर्शियल साहूकार होते हैं. द फंक्शनिंग ऑफ साहूकार इज वेरी सिंपल. इनकी फंक्शनिंग बहुत सिंपल होती है साहूकार की. दे प्रोवाइड लोन्स ऑफ ऑल थ्री टाइप्स, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स. ये तीन तरह के लोन प्रोवाइड करते हैं. कम समय के लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं. दे प्रोवाइड लोन फॉर द बोथ द पर्पस दैट इज प्रोडक्शन एंड कंजप्शन. ये दोनों तरह के लोन जो है दोनों पर्पस के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्शन के लिए भी और कंजप्शन के लिए भी. लोन्स आर ऑफ बोथ टाइप्स, लोन्स विद सिक्योरिटी एंड लोन्स विदाउट सिक्योरिटी. ये दोनों तरह के लोन्स में प्रोवाइड करते हैं, लोन विद सिक्योरिटी, लोन्स विदाउट सिक्योरिटी. The Sahukars play an important role in the agriculture financing today. साहूकार एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग में आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं. द साहूकार फुलफिल अबाउट 25% रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रो फाइनेंसिंग. आजकल साहूकार एग्रीकल्चर एग्रो फाइनेंसिंग की लगभग 25% आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं. बट दे हैव अ बैड नेम. इट मीन्स कि साहूकार लोकप्रिय होते हुए भी, इतने फेमस होते हुए भी बदनाम है. The main reason for this is their defective system of functioning in which, इसका मेन रीजन इनके डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग है जिसमें ये इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये लोग बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं. एडवांस इंटरेस्ट रहता है इनका. मैनिपुलेशन इन कैलकुलेशन एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड. इसके अलावा थर्ड जो है वो क्या है, हिसाब में गड़बड़ी. तो ये सारे जो रीजंस हैं, ठीक है, इसमें आते हैं. फर्स्ट है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एडवांस इंटरेस्ट और थर्ड है मैनिपुलेशन इन कैलकुलेशंस. मींस थर्ड क्या है, हिसाब में गड़बड़ी. ये सारे जो हैं ये इसमें इंक्लूड किए जाते हैं. इसलिए ये इतने लोकप्रिय होते हुए भी, ठीक है, इतने लोकप्रिय होते हुए भी ये बदनाम है. ये इनके डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग के रीजंस हैं. Although the government has kept control over the Sahukars, even then they have got an important role in rural areas. हालांकि सरकार ने इनके ऊपर कंट्रोल लगा दिया है, फिर भी रूरल एरियाज में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. So the next is जमींदार्स. In the year 1793, Lord Cornwallis started this system in Bengal. 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस सिस्टम को बंगाल में स्टार्ट किया था. जमींदार्स वर द बिग लैंडलॉर्ड्स. जमींदार बिग लैंडलॉर्ड्स होते थे. देयर वर्क वाज कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स. इनका वर्क क्या होता था, फार्मर्स से रेवेन्यू को कलेक्ट करना, कलेक्शन का काम करते थे रेवेन्यू के. दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स एंड गेव इट टू द गवर्नमेंट. ये रेवेन्यू जो थे पीजेंट से, किसानों से कलेक्ट करते थे और सरकार को देते थे. जमींदार प्रोवाइडेड लोन्स टू द फार्मर whenever required to fulfill their needs. जमींदार फार्मर्स को लोन प्रोवाइड क्या करते थे, जब उनको जरूरत होती थी तो उनको उनकी नीड्स के लिए लोन प्रोवाइड करते थे. The rate of interest on loans provided by them to the farmers used to be very high. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था लोन्स पर, जो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता था, वो बहुत हाई रहता था. The condition of loans provided by them were also very strict. और जो कंडीशंस होती थी लोन की, जो प्रोवाइड किया जाता था फार्मर्स को लोन, वो बहुत स्ट्रिक्ट होती थी. ड्यूरिंग लोन रिकवरी दे यूज्ड टू मिसबिहेव ड्यू टू विच द फार्मर्स वर एक्सप्लॉइटेड. और लोन रिकवरी के टाइम पर, ड्यूरेशन पर, ये फार्मर्स से मिसबिहेव करते थे, उनको परेशान करते थे. एज अ रिजल्ट ऑल द स्टेट्स हैव बैंड द सिस्टम ऑफ जमींदारी थ्रू लॉ. और इसी के चलते, इसी के परिणाम स्वरूप स्टेट्स ने जमींदारी सिस्टम को बैन कर दिया था एक कानून बनाकर. But the loans are still provided by जमींदार्स in rural areas. लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों के द्वारा अभी भी लोन प्रोवाइड किया जाता है.